सरकारी नौकरी में जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये किताबें पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम 10 किताबों के बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएशन में आके तो फिर आप वो क्लर्क के एग्जाम ही दे पाएंगे, जबकि आप एक अधिकारी बन सकते हैं। कि अपनी ताकत पहचाने, आप एक बहुत बड़ी ताकत है, अपनी मेहनत पे भरोसा करें और हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर उसके लिए तैयार हों, जागरूक रहें। सर एक एक है जो जिसका पैशन है आर्मी में जाना, पर उसकी फैमिली जो है वो बिजनेस में है पहले से ही, और वो चाहती है कि वो बिजनेस करे आगे चलकर, तो उसे क्या छोड़ना चाहिए? देखिए ऐसे जो लोग हैं जिनका पैशन अपने परिवार के जो ड्रीम्स हैं, उन्होंने सपने देखे हैं, उनसे नहीं मिलता है, तो दो तरीके हैं। एक तो है कि अपने परिवार वालों को अपने पैशन के बारे में जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। और एक जैसे आर्मी में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 5 साल के लिए आप सेना ज्वाइन करें तो छोड़ दें। तो अगर आपके फादर साहब और मदर मान जाते हैं तो आप शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब कई हैं जो बहुत बड़े हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म भी पहनना चाहते हैं, उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें वो आ सकते हैं। एनसीसी में जो एनसीसी के अधिकारी हैं वो फुल टाइम सोल्जर्स नहीं होते, लेकिन उनको भी यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जहां पर आप अपने परिवार के साथ, उनकी ड्रीम के साथ अपने ड्रीम को मिला सकते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स मैंने देखा है वो अपने बच्चे को सही गाइड करते हैं और बहुत सारा एडजस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कई परिवार ऐसे हैं जहां पर माताजी पिताजी सेना में बच्चे को भेजकर खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हमारे बच्चे के लिए कुछ और चीज अच्छी है। और मैं एकदम से उनको गलत नहीं कहूँ कि वो पेरेंट्स बिल्कुल गलत हैं और आप उनको छोड़ के केवल अपना अपना करें। तो पहले आप उनको जागरूक करें, उनके साथ बातचीत करें। हर चीज बातचीत द्वारा हल हो जाती है, और एक मध्यम मार्ग निकालें कि भाई शायद मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर माताजी का आप अकेले बेटे हैं, वो नहीं माताजी चाहती हैं कि आप सेना में जाएं, तो फिर बिना बात के न जाएं, क्योंकि वो माताजी या पिताजी बहुत ज्यादा तंग रहने वाले हैं और उनको शायद कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि दूसरों के जो सपने हैं हमारे बारे में, उनका भी ध्यान रखें। अब सेना के बारे में पैशन बहुत अच्छा है, तो आप अपना फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं सही, आप गेम्स खेल सकते हैं, सैनिकों से मिल सकते हैं और अपना काम करते हुए आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना माताजी पिताजी की बात भी रख सकते हैं और आपकी बात भी रहेगी, ये भी दोनों आप काम कर सकते हैं। हाँ जी। ओके सर, हमने ऑब्जर्व किया है, आपकी पोस्ट वगैरह देखे और इंटरव्यू वगैरह देखे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान है, तो इसका क्या राज है? देखिए कुछ तो क्रिएटिविटी होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है। अब जैसे जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं, अगर मैं 10 साल भी वैसे कोशिश करता हूँ तो मेरे को शायद तबले का बेसिक वो भी नहीं आएगा। एक तो गॉड गिफ्ट है। कई बच्चे हैं, कई लेडीज हैं, बड़े हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि शायद हम उनको नहीं कर सकते। कुछ तो अंदर से आता है, और कुछ जैसा मैंने बताया कि आपने अपने गुण को पहचान के उस पर इन्वेस्ट करना है, उस पर मेहनत करनी है। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे लोगों से बातें करने का बहुत शौक है, और इससे क्या होता है कि अपनी क्रिएटिविटी को बल मिलता है। जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, और क्रिएटिविटी सीखी नहीं जा सकती लेकिन पॉलिश की जा सकती है। जैसे अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो उसमें और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे गुरु को चुनिए, अच्छे किसी पैशन को फॉलो। एक वो हो गया। दूसरा है कि उसको टाइम दीजिए, पढ़िए, उसके बारे में और रिसर्च कीजिए। अगर आपको इंटरनेट का शौक है, आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, आपको कुछ प्रोग्राम लिखने का शौक है, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब क्रिएटिविटी कैसे है। क्रिएटिविटी केवल ये नहीं है कि केवल लिखने और पढ़ने में ही है, हर जगह पर क्रिएटिविटी। अगर आप अपने घर में लेआउट करेंगे फर्नीचर, उसमें भी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। तो मुझे ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत लिखने का पढ़ने का शौक अंदर से था, और कुछ मैंने उसको मरने नहीं दिया, उसको सपोर्ट किया। और यंग लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी क्रिएटिव हो सकते हैं, आप भी अपना ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए टाइम दें, आप उसके लिए थोड़ा अपना तैयारी करें, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। किताब पढ़ने का शौक, किताब खरीदिए ना, पढ़िए। आपके पास किताब खरीदने के पैसे, लाइब्रेरी जाइए। लाइब्रेरी नहीं एक्सेस है तो इंटरनेट पर, मोबाइल पर इतने सारे
हजारों किताबें पीडीएफ के फॉर्म में फ्री उपलब्ध हैं, उनको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए समय निकालते हैं तो आप पक्का अच्छा कर पाएंगे। सर ई बुक पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है या किताब, फिजिकल किताब? ये तो इंडिविजुअल सवाल है जी, ये हर एक आदमी है। कई लोग हैं जो ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कान में ईयरफोन लगाए, मैंने किताब कोई और पढ़ दे उससे ठीक है। कोई लोग हैं जो जी पूरी किताब पढ़ेंगे नहीं, वो कहेंगे इस किताब के बारे में जो मोटी बातें पढ़ लेता हूँ, समरी पढ़ लेता हूँ, तब हो जाएगी किताब। कोई जी जैसे हमारी उम्र के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें किताब पढ़नी है और ना मुझे किताब खरीद के ही पढ़नी है। कुछ आजकल हैं हवाई जहाज में, मैं देखता हूँ कई लोग जाते ही हवाई जहाज में लैपटॉप खोल लेंगे, अपना टैब खोलेंगे और किताब पढ़ने लग जाएंगे। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे जैसे प्रिंटेड किताबें पढ़ने का शौक है, किताब को हाथ में लेने का शौक है, और टैबलेट है मेरे पास, ये किंडल 2 है, मेरे टैब पर किंडल है, आईपैड पर किंडल है, लेकिन मुझे उसमें पढ़ने में मजा नहीं आता। मुझे प्रिंटेड किताब ही पढ़ने का अच्छा लगता है। प्रिंटेड वाले में अभी 50 साल का हो गया हूँ, आई साइट थोड़ी कमजोर होती जाएगी और थोड़े साल में बिल्कुल ही नजदीक की नजर बहुत कमजोर हो जाएगी। आईपैड वगैरह में क्या है, आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये सुविधाएं हैं। जो प्रिंटेड अगर छोटा प्रिंट है तो उस किताब में आपको बहुत आंखें ज्यादा खराब करनी पड़ेगी। तो इसको ये जी कहना कि प्रिंटेड आजकल, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की, अगर मैं कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ जो मिल ही नहीं रही है, लाइब्रेरी अभी जाने का समय नहीं है, लाइब्रेरी बंद है, कोविड हो रखा है, लाइब्रेरी वाला लाइब्रेरी नहीं है, उसका जब आप लाइब्रेरी पहुंचते तो पता लगा वो किताब कोई और इशू करा के ले गए, ऐसे होता है। और जो पीडीएफ है वो आप 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें पीडीएफ ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तसल्ली से पढ़ना है, बेड पे लेट के पढ़ना है, तो आप पक्का प्रिंटेड किताब पढ़िए। इसमें हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, आपको अपनी सुविधा देखनी। ओके सर। तो सर आप कौन सी किताब को रिकमेंड करना चाहेंगे यूथ को? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो यूथ को गुजारिश करूंगा कि पढ़ो बेटा। आजकल कोई भी जवान व्यक्ति है पढ़ के राजी नहीं है। स्कूल में जब बच्चे होते हैं वो कोर्स की किताबें पढ़ते हैं और बस वो समझते हैं कि बस काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने किसी से भी बात करनी है, दुनिया को समझना है, वो कहते हैं ना कि सोना है बिल्कुल। जी तो जी अगर आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, किताबों से अच्छा मित्र कोई नहीं है। तो सबसे पहले है कि पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। एक न्यूज़पेपर मैगजीन से शुरू करिए, आप अपना शुरू करें। 2-3 पुस्तकें जो मेरे को बहुत पसंद है, मैं साहित्य भी बहुत पढ़ता हूँ और दूसरी बुक्स भी बहुत पढ़ी हैं। तो एक जो रिसेंटली जो किताबें पढ़ी हैं पिछले 8-10 साल में, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, वो मुझे जी लगता है कि हर यंग बंदे को पढ़नी चाहिए। एक कोई गुरचरण दास जी हैं राइटर, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके आर्टिकल्स आते हैं, उन्होंने एक लिखी है इंडिया अनबाउंड, वो किताब पढ़ने लायक है। और नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पढ़ने लायक है। और इस प्रकार कई महान व्यक्तियों की जीवनियां हैं देश विदेश के अच्छे। भगत सिंह की एक जो किताब जो हर बच्चे को हमें पढ़ानी चाहिए पेरेंट्स, वो एक किताब मनमथ नाथ गुप्त ने किताब लिखी है भारत के क्रांतिकारी। तो हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो उनका रोल था, शायद हम उसके इतना गर्व नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहाँ के थे, उनका जीवन काल क्या था, बहुत लोग नहीं जानते। उससे ज्यादा एम एस धोनी और सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं, और इन सब की जीवनियों के बारे में लोग पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन मैं जी बताना चाहता हूँ कि अशफाक उल्लाह खान कौन थे, और राजगुरु कौन थे, वीर सावरकर कौन थे, और भगत सिंह कौन थे, इनके बारे में ये मेरे ख्याल से नेशनल हीरो से भी बने। इनके बारे में तभी हमें गर्व होगा अपने देश पर, इसके वीरों पर। उसके बाद जो हमारे जो धर्म से रिलेटेड किताबें हैं, जो हमारे धर्म नहीं कहूंगा, जो हमारी संस्कृति से है, महाभारत है और रामायण है, ये जो 2 ग्रंथ हैं, इतने इनमें जीवन की अच्छी बातें हैं, ये भी अगर पढ़ा जाए तो इससे जीवन को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। ये पक्का पढ़े। हमारी गुरबानी, कुरान शरीफ है और बाइबल है, हर एक में जो मानवीय संबंधों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, समाज में जीने की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, इन सबसे जो रिलेटेड चीजें वो यूथ को पढ़ना चाहिए। स्कूल के करिकुलम में बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी कहानियां, उनको हम समझना चाहते हैं, हम केवल एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए नई शिक्षा पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्टर को जाइए कि भाई ये एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए, तो एक आधी किताब पढ़ के उसके बारे में अपने आप कुछ एस्से लिखिए, कुछ प्रेजेंटेशन दीजिए, तो लोगों में पढ़ने का शौक पैदा होगा।
सरकारी नौकरी में जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये किताबें पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम 10 किताबों के बारे में बात करेंगे तो शायद यूथ पढ़ने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ें, न्यूज़पेपर से शुरू करें, मैगजीन से शुरू करें, और ये 4-5 जो अच्छी किताबें हैं, आप जो मुझे अच्छे लगते हैं, जरूर नहीं कि आपको अच्छे लगे। मैंने प्रेमचंद पूरा पढ़ा है, इंग्लिश के कई राइटर्स हैं पूरे पढ़ लिए, लेकिन कहीं से अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जो भी किताब आपको मिले, और उसको अनबायस तरीके से पढ़ें, कोई अपना ओपिनियन ना पहले से धारणा बना के ना पढ़ें, उस किताब से अच्छी बातें ग्रहण करें, और जो नहीं ठीक लगता है उसको छोड़ें। तो पढ़ने से आपका मानसिक बौद्धिक विकास होता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। यूट्यूब से, टिकटॉक से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से वो ज्ञान आप हासिल नहीं कर सकते जो आप एक प्रॉपर रिसर्च वाली किताब से। जी सर। तो सर एक मोबाइल स्मार्टफोन जो है वो यूथ की क्रिएटिविटी को मार रहा है, जैसे कि 5th में है, 8th स्टैंडर्ड में है, तो उनके पास स्मार्टफोन है 6 के। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, ये कहना है कि वो क्रिएटिविटी को मार रहा है तो वो गलत होगा, लेकिन ये है कि अति जो है किसी भी चीज की अच्छी नहीं। हमने मोबाइल फोन बहुत पहले, एक फोन होता था, ये कंप्यूटर भी है, कैलकुलेटर भी है, किताब भी है, मेरे कैलेंडर भी है, रिमाइंडर भी है, मेरा एल्बम भी है, सब कुछ एक मोबाइल फोन के अंदर है। तो मोबाइल फोन ने इतनी सारी चीजों को व्यवस्थित करके एक जगह पर ला दिया। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरी बेटी है, वो अभी 14 साल की है, तो मैंने बोला है कि बेटा जब आप 12वीं कर देंगे तब आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो एक तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, आप इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप करना है मम्मी के फोन से करो, मेरे फोन से करो, इस प्रकार से आप अपने पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है। फिर आपको एक अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट करना पड़ेगा। अगर बच्चा है, ऐसा नहीं है ये कहना कि मोबाइल फोन से सारी गलत ही चीजें, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल फोन ले दिया, टैबलेट दे दिया, कंप्यूटर ले दिया, वो सोचते हैं मेरी जिम्मेदारी खत्म हो, तो वो गलत है। आपका काम और बढ़ गया है, ना कि कम हुआ है। तो आपने बच्चे को कहना है, मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि भाई जाओ 2-3 घंटे नीचे खेलो, वो जाते ही खेलने। उस समय मुझे पता है कि वो मोबाइल, टैबलेट वगैरह सब घर में छोड़ के जा रहे हैं, और बेटी को है कि जो उसका पढ़ने के लिए टैब है वो नीचे नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं जाएगा, उसमें सिम कार्ड नहीं होगा। तो आप ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों के साथ झगड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो उन्हें मानवीय संबंधों की समझ नहीं आएगी। बाकी जो बड़ों के लिए है, तो एक आप अपना डिसिप्लिन जो है उसको आप कीजिए। तो 3-4 घंटे आजकल कम से कम लोग किसी न किसी स्क्रीन पर ताक रहे होते हैं, झांक रहे होते हैं, उसको थोड़ा नियंत्रित करना जरूरी है। मान लीजिए कि 9 बजे आप घर का इंटरनेट ऑफ कर दें और अपना सोएं, क्योंकि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। सेम बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब होती है, और उनकी आंखों में इतनी तेज स्क्रीन को घूरने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उनके इश्यूज होते हैं। और सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर इतना उल्टी पुल्टी चीजें हैं, लेकिन इसके लिए कंट्रोल्स आते हैं। इसके लिए आपको उनको गाइड करना है। बच्चे आप जिसको मना करेंगे वो पक्का देखेंगे, लेकिन अगर गलत का मतलब समझाएंगे, बताएंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है, एक समय है जब आप इसको हैंडल करने के लिए होंगे तो आप करें। तो पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, उनका जो साइबर हाइजीन है उसके बारे में जागरूक रहें। और आप नहीं कर सकते तो इसके बारे में बहुत सारे काउंसलर्स हैं, उनसे सलाह लें। और बच्चा अगर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो शायद उसको मेडिकल और साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत हो सकती है। तो ये माँ बाप की, उनके बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी बनती है। तो यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने करियर को किस तरह से परस्यू करें? यूथ को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि जाग जाएं। लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी हम स्कूल में हैं तो कोई ना कोई हमारा ख्याल रख लेगा, कोई ना कोई हमारे लिए कर देगा। कोई नहीं, सब कुछ आपने अपने आप करना। अपने करियर के बारे में जब आप 9वीं में होते हैं, 10वीं में होते हैं, तब से सोचना शुरू। ग्रेजुएशन में आके तो फिर वो क्लर्क के एग्जाम ही दे पाएंगे, जबकि आप एक अधिकारी बन सकते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप पाना चाहते हैं लाइफ में कुछ, तो बहुत पहले तैयारी करें, पढ़ें, फिजिकली फिट रहें और अच्छा सोचें। कई हैं वो नेगेटिव सोचते हैं। मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे भाई साहब आए, वो कहते हैं सर कुछ पैसे लेके हमारे बेटे को भर्ती करा। ऐसे शॉर्टकट्स की तलाश ना करें। अपनी मेहनत पे क्यों, आपको अपने पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से यूथ को अपना थोड़ा सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देश के हित में सोचें। अभी मेरे पास कई लोग मिलते हैं, एक फ्रूटी का पैकेट खरीदा और उसका डब्बा फेंक, ठीक है, गलत है। आप क्यों, देश में स्वच्छ भारत में आप हिस्सेदार नहीं क्या?
तो अगर जी कोई दूसरा बंदा फेंक रहा है उसको मना भी नहीं करते, वो कह रहे हैं यार हमारे शहर में किसी ने डब्बा फेंक दिया, मेरा क्या जाता है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा यूथ को अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। वही पॉलिटिशियंस, वही गलत जो समाज समाज के तत्व हैं, वो उधर से उनसे उल्टे काम करा रहे हैं, यूथ उनके पीछे भागने के लिए फटाफट तैयार है। और अपने घर में माता पिताजी की हेल्प करनी वो नहीं करेंगे, मोहल्ले की सफाई करनी है, कोई भी एक अच्छा काम है उसमें वो हिस्सा नहीं बनना चाहते, गलत काम का हिस्सा बनने के लिए जल्दी तत्पर हो जाते हैं। तो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि अपनी ताकत पहचाने, आप एक बहुत बड़ी ताकत है और देश आपका है। लेकिन अगर आप अच्छा सोचना अभी नहीं शुरू करेंगे, अपने करियर का जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पढ़ाई से भागेंगे, शॉर्टकट्स की तलाश में रहेंगे कि मुझे कोई पेपर दे दो, मुझे कोई पैसे लेके भर्ती कर दो, ये गलत चीजें हैं सोचने की। अपनी मेहनत पे भरोसा करें, अपने उस पर भरोसा करें। हमारा देश एक बहुत ही अच्छा देश है, बड़ा देश है और हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड आप सही समय पर उसके लिए तैयार हों, जागरूक रहें। और देश जो आगे बढ़ रहा है उसके बारे में एक हमारे पुराने जो कवि हैं, हमारे स्कूल की किताब में कविता होती है कि भग्न मंदिर बन रहा है श्वेत का जल दो। मतलब एक भग्न मंदिर, जो मंदिर टूट गया है वो बन रहा है, अपने पसीने का जल दीजिए। तो आपको यूथ से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो देश के निर्माण में आपको अपनी ताकत, अपना फोकस, अपनी एनर्जी और अपने जो भीतर की अच्छाई है उसको कमिट करना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा बात करना चाहता है तो मैं ऐसा एक सेशन, जूम पे सेशन उनके लिए ले सकता हूँ। जो बच्चे सीधा सीधा बात करना चाहते हैं, उन्हें कई बार होता है कि शायद अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने मोहल्ले में, परिवार में इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलता जो गाइड कर सके। हमने जी अपनी जी दुनिया देखी है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और कुछ पड़ाव हासिल किए हैं। हम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिससे कि शायद किसी एक को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले और अपनी लाइफ में अच्छा कर। ठीक है जी। जय हिंद। मैं कहना चाहूंगा सबको कि हम ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब अंग्रेज छोड़ के चले गए। जय हिंद है हमारे देश की विजय हो, तो जय हिंद को अपने जो जीवन में शामिल करें। और सबके साथ जब विश करते हैं, मैं अपनी माता जी को फोन करता हूँ तो उनको जय हिंद कहता हूँ। तो आप लोग भी जय हिंद को अपने जीवन में लाएं। हिंद की हमेशा जय हो।